हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके यूनिट 3 के बारे में, दैट इज़ डेटा कलेक्शन। और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मेजरमेंट एंड स्केलिंग। तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसके किसी भी फीचर हो गए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उनको नंबर्स या सिम्बल्स के फॉर्म में असाइन करना। असाइनिंग नंबर्स और सिम्बल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ मेजरमेंट। अब इसके अंदर और भी होता है, इसको अब और देखें तो ये प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पर होता है। जैसे हम कोई इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे सेटिस्फैक्शन हो गया या फिर इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, को क्वांटिफाई कर सके। क्वांटिफाई का मतलब हो गया कि मतलब अगर हमें किसी की सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करनी है तो उसके लिए हमने एक स्केल या फिर स्कोर सेट किया है ताकि हम समझ सकें और कंपेयर कर सकें, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हो गया साइनिंग अ स्कोर फ्रॉम 1 to 5 ऑन अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो आपने देखा होगा, आपने जैसे कभी भी फूड ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन, तो उसके अंदर लास्ट में जब हमारे घर पे आ जाता है तो वहाँ पे एक सर्वे देते हैं ऑन द रेट ऑफ 1 to 5। बेसिकली एक सर्वे ही हो गया जहाँ पे हमें रेट करना होता है कि हम हाउ सेटिस्फाइड वी आर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। तो बेसिकली 1 स्टार देंगे या 5 स्टार देंगे, दैट इज़ डिपेंड करता है हमको। तो वी लाइक इट तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेटिंग देते हैं, मे बी 4 5, एंड इफ वी डोंट मे बी 1 और 2। तो ठीक है, तो हम इसको जो हमारी ये जो क्वालिटी थी, सेटिस्फैक्शन थी, हम इसको मेजर कर रहे हैं नंबर्स के फॉर्म में। तो दिस इज़ मेजरमेंट। तो अब देखते हैं वाई इज़ मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले है इसका एक्यूरेसी। तो जब हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो हमें वही डाटा मिलता है जिसका हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम डाटा को सही मेजर नहीं करेंगे तो हम गलत कंक्लूजन्स तक गलत कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी क्या होता है? मेजरमेंट की वजह से हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे दो अलग ग्रुप्स के सेटिस्फैक्शन लेवल कंपेयर करना या एक ही ग्रुप के डाटा को टाइम के साथ कंपेयर करना। तो दैट इज़ कंपेरेबिलिटी। अब नेक्स्ट हो गया एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, जब हम डेटा को नंबर्स में मेजर करते हैं तो हम उस पर अलग अलग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे हम उस पर मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, मोड का लगा सकते हैं, मीडियन का लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं, जो इनसे भी हैं काफ़ी सारे ऐसे स्टार्ट के फॉर्मूले हैं, वो हम सब कर सकते हैं। बट अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कि इसका मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनालिसिस, कंपेरेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। अब बात करते हैं स्केलिंग क्या होता है। तो स्केलिंग जो होता है, स्केलिंग का मतलब होता है कि हमने मेजर किया हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसको एक कंटेनम, मतलब कंटेनम का ये हो गया जैसे कोई स्केल हो गया, ठीक है। तो स्केलिंग का यही मतलब है कि हम जो होता है कि जो हमने मेजर किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसको एक स्केल पे प्लेस कर दिया। अब इसका मतलब है कि हमने मेजर किया और उसको एक सीक्वेंस में रख दिया, ठीक है, जैसे लो टू हाई, डिससेटिस्फाइड टू सेटिस्फाइड, ऐसे हमने कोई उसका सीक्वेंस बना दिया। अब इसका एग्जांपल वही है, इसके अंदर बात करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को 1 से लेकर 5 तक रेट करना। 1 मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है हम, और 5 मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो दैट इज़ का एग्जांपल हो गया। अब मेजरमेंट और इसमें क्या फ़र्क होता है? मेनली होता है बस नंबर्स। मेजरमेंट जो होता है वो बस नंबर्स या लेबल्स असाइन करना होता है, और स्केलिंग जो होगा उन नंबर्स को लॉजिकली अरेंज करके एक किसी स्केल पे लॉजिकली अरेंज करना, ठीक है। तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड स्केलिंग। अब बात करते हैं प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। जो प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है वो क्या होते हैं? तो ये 4 टाइप्स के स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो हम मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो अलाउ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो इनके थ्रू हम वो अलाउ करते हैं। तो पहला इसके अंदर है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है? सबसे सिंपल मेजरमेंट स्केल है। तो इसमें क्या होता है, नंबर्स या लेबल्स का यूज़ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई या कैटेगराइज करने के लिए होता है। इसमें नंबर्स और लेबल्स आर असाइन्ड ओनली टू कैटेगराइज और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। इनका कोई क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं होता, ठीक है, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए हो। तो मोटा मोटी आपको बताऊँ इसके अंदर क्या है, नॉमिनल स्केल का मतलब होता है बस नाम देना, नंबर्स असाइन करना, बट इनका कोई ऑर्डर रैंकिंग नहीं होती। तो दैट इज़ आपका नॉमिनल स्केल। अब जैसे इसका एग्जांपल दूँ, असाइनिंग नंबर्स टू डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी। अब कंपनी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेट्स सपोज अगर HR है तो HR को मैंने 1 नंबर दे दिया, फाइनेंस को 2, सेल्स को 3 और XYZ बाकी कोई सा भी है उसको कोई सा नंबर दे दिया।
जेंडर को 1 दे दिया, मेल को 2 दे दिया, जेंडर में मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, वैसे कोई सा नंबर दे दिया इसमें। अब करेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्लासिफिकेशन ओनली। अब क्लासिफिकेशन ओनली है बस कैटेगरीज बनाना, ठीक है। जैसे जेंडर है, रिलीजन की कैटेगरी बना दी, तो यहाँ कोई रैंकिंग नहीं होती, मेल बेटर है या फिर फीमेल बेटर है या वर्स है या अच्छा है, जोन सा भी है, ऐसे कुछ रैंकिंग नहीं होती इसमें। अब नेक्स्ट है नो अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो कैन नॉट कंप्यूट एवरेजेस और मीनिंगफुल डिफरेंस। तो उसके अंदर क्या होता है, इन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, को ऑब्वियसली बात है, कोई इसके अंदर कोई मीनिंगफुल एवरेज, कुछ मीनिंगफुल बात बनेगी ही नहीं। अब जैसे मेल प्लस फीमेल, ये कोई सेंस भी नहीं बनती इस बात की, तो उसके यही करेक्टरिस्टिक्स है। अब यूजेस बात करें तो डेमोग्राफिक डेटा, अब जैसे जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस हो गया, एक्सेट्रा हो गया, तो इन सब का डेटा हम ईजिली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कैटेगरीज हो गई, तो अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स को लेबल देना हो गया, बस अलग कैटेगरीज बनाना है इसके अंदर, दैट इज़ इट। तो इसके यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज़ ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में हम नंबर्स असाइन करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर या रैंक मिल सके। अब इसका मतलब होता है कि जैसे हम बस इतना समझ सकते हैं कि कोई चीज़ दूसरी से ज़्यादा या कम है, ठीक है, बट हम नहीं समझ सकते कि वो कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो उसका मतलब ये है कि डिफरेंस या गैप के साइज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, बट हमें ये नहीं पता चल सकता वो चीज़ कितने से ज़्यादा है या फिर कितने से कम है। तो दैट इज़ ऑर्डिनल स्केल। अगर इसको एग्जांपल्स देखें इसके, अब जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर सेटिस्फैक्शन देखें तो वेरी डिससेटिस्फाइड है तो वो 1 देगा, डिससेटिस्फाइड है 2, न्यूट्रल 3, सेटिस्फाइड 4, वेरी सेटिस्फाइड 5। तो दैट इज़ इसका एक एग्जांपल हो गया। तो हम कह सकते हैं जैसे 5 का स्कोर जो है वो 4 से ज़्यादा है और 4 का जो है 3 से ज़्यादा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि 5 इज़ ट्वाइस एज सेटिस्फाइड है 2। अब जैसे 4 है, मान लो ऐसे हम कोई कस्टमर जो है 4 की रेटिंग दे रहा है, दूसरा दे रहा है 2, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि जो पहला कस्टमर है वो उससे डबल सेटिस्फाइड है दूसरे कस्टमर से। तो हम ये मेजर नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि 4 ज़्यादा है इससे, बट हमें ये नहीं पता कि दूसरे वाले के लिए डबल सेटिस्फैक्शन मिली है या फिर नहीं मिली। तो ये इसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर होता है रैंक ऑर्डर ओनली। तो हम बस पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन हाई है कौन लो है। अब जैसे अगर किसी का सेटिस्फैक्शन स्कोर 4 है और दूसरे का 2 है, तो पहले ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बस हमें इतना पता चल सकता है। अब इसके यूजेस, अब इसके अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं, तो नंबर्स के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा बराबर नहीं होता। जैसे हो सकता है कि किसी के लिए 1 से 2 जाने का डिफरेंस ज़्यादा हो और 2 से 3 का कम हो, तो वगैरह वगैरह इसके अंदर होते हैं, अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनको मेजर नहीं कर सकते, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स इज़ नॉट मेजरेबल, सीधी बात है इसमें। अब इसके यूजेस जो होते हैं, अब इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रैंकिंग प्रेफरेंस हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे हो गया, परफॉर्मेंस रेटिंग्स हो गया, इन सब जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल क्या होता है, इंटरवल स्केल में हम नंबर्स असाइन करते हैं जिससे जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर्ड कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो इन कैटेगरीज के बीच के इंटरवल्स जो होते हैं, गैप्स होते हैं, इक्वल और नॉन होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता कोई, ठीक है। तो उसके अंदर कोई 0 पॉइंट नहीं होता, बल्कि जो कैटेगरीज के बीच के जो इंटरवल्स होते हैं वो नॉन होते हैं, इक्वल भी होते हैं नॉन भी होते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर देखें तो अब जैसे 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, इज़ 10 डिग्रीज हायर देन 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ क्लियर। बट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक इसका एग्जांपल यही हो गया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें इसके, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, मीनिंगफुल डिफरेंस। तो हम स्कोर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे 20 में से हमने 10 माइनस किया तो तभी हमें पता चला कि 10 डिग्रीज हायर है, तो दैट इज़ हाउ वी कैन मेजर। तो इसके अंदर होता है मीनिंगफुल डिफरेंस होते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़। अब नो एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी नहीं होता। जैसे सेल्सियस में 0 डिग्री है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कुछ टेम्परेचर ही नहीं, टेम्परेचर में भी 0 डिग्री ही हो इन रियलिटी में। तो दैट इज़ इसका एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है, नो एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब यूजेस के बारे में बात करें तो कभी कभी जो स्केल होता है, जैसे 1 से लेके 5 तक का कोई स्केल हो गया, कोई 1 से लेके 7 तक का लिकर्ट स्केल हो गया, जो भी है, तो लिकर्ट स्केल को रिसर्चर्स इंटरवल स्केल की तरह ट्रीट करते हैं जिससे एनालिसिस ईजी हो जाता है। तो एक पॉइंट इसका ये है।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल टेस्टिंग। तो IQ टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, जिसमें डिफरेंसेस मीनिंगफुल हैं बट रेशियो नहीं निकाल सकते, तो ये इनके लिए भी यूज़ होता है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल क्या होता है? तो रेशियो स्केल होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। अब ये है मैक्सिमम लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसका हाईएस्ट लेवल है इसका मेजरमेंट के लिए। तो रेशियो स्केल सबसे एडवांस है और सबसे पावरफुल मेजरमेंट स्केल होता है। इसमें इंटरवल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे ऑर्डर्ड कैटेगरीज और इक्वल इंटरवल्स हो गए, ठीक है। और एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट भी होता है। अब ट्रू ज़ीरो पॉइंट क्या होता है? ट्रू ज़ीरो पॉइंट का मतलब है कि ज़ीरो पॉइंट एक्चुअल में एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ज़ीरो आया तो उसका मतलब है कि वो चीज़ जो है, जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं, ठीक है। तो अलाउज अस टू कंपेयर वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड एंड रेशियोज। तो इस स्केल पे हम सिर्फ नॉट ओनली डिफरेंसेस हो गए, जैसे 20 kg में से 10 kg माइनस करेंगे 10 kg बचेगा, बल्कि रेशियोज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे 20 kg इज़ ट्वाइस देन 10 kg वगैरह। इसका एक जस्ट एक एग्जांपल हो गया। अब इसके प्रॉपर एग्जांपल्स देखें तो वेट 0 kg का मतलब होता है कि वेट है ही नहीं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट 20 kg और दूसरे का 10 kg है, तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला कि दूसरे से डबल है। अब एग्जांपल, अगर एज का एग्जांपल लें तो 0 ईयर्स का मतलब है नो एज, कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। और वहीं हाइट का 0 सेंटीमीटर है कि हाइट उसकी व्यक्ति की पर्सन की एग्जिस्ट करती ही नहीं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ट्रू ज़ीरो, पहला इसका ट्रू ज़ीरो ही है। अलाउ स्टेटमेंट्स लाइक ट्वाइस एज मच। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है, इसलिए हम रेशियो स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट इज़ 2 times हेवी है एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ 3 times लॉन्गर देन द फर्स्ट पर्सन, हिज हाइट इज़ 3 times बिगर देन द फर्स्ट पर्सन, वगैरह वगैरह। हम ऐसे कुछ भी मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हो गया ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर एक चीज़ इसके अंदर लगा सकते हैं और सब कुछ मीनिंगफुल होगी। अब बात करते हैं इसके अंदर यूजेस के बारे में। तो यूजेस क्या हो गया? फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट हो गए, ये सब रेशियो स्केल पे मेजर किए जाते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट्स हो गई, वेट, हाइट, लेंथ हो गई, एंड टाइम ड्यूरेशन हो गई, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क। तो 0 minutes का मतलब है कि कोई टाइम लगा ही नहीं, तो ऐसे हम टाइम पूरा मेजरमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। अब वाई आर दी स्केल्स इंपॉर्टेंट? जो हमने चारों स्केल पढ़े, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अलग अलग स्केल्स के हिसाब से हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉमिनल स्केल्स के डेटा पे मीन कैलकुलेट करना मतलब कोई मतलब ही नहीं रखता। ऑब्वियसली बड़ा जेंडर का अगर हमने दिया था, नंबर दिया था, मेल को 1 दिया था, फीमेल को 2 दिया था, तो इस पर क्या ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो हाउ यू इंटरप्रेट द डेटा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में हम बात करेंगे तो कैसे डिफरेंसेस कंपेयर करें। अब ऑर्डिनल वर्सेस इंटरवल को कंपेयर करने तो या फिर रेशियोज निकालेंगे, जैसे रेशियो स्केल हो गया, तो ये स्केल पे डिपेंड करता है। तो थर्ड हो गया क्वेश्चनर का, क्वेश्चनर डिज़ाइन के लिए। तो अगर हम रेटिंग स्केल बनाते हैं तो वो ऑर्डिनल या फिर इंटरवल होती है। तो अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि कितना पैसा कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न, तो वो रेशियो स्केल बन जाता है। तो दैट इज़ हम इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और टिप्स फॉर रिसर्चर देखें तो ऑलवेज डिफाइन योर वेरिएबल। जो हमारा वेरिएबल है उसको हर बारी हमें डिफाइन करना चाहिए, एंड चूज़ अ राइट स्केल बिफोर डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाने से पहले एक राइट स्केल ज़रूर हमें चूज़ करना चाहिए। फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट लाइक लिकर्ट स्केल आर यूजुअली ट्रीटेड एज इंटरवल, सम आर्ग्यू फॉर ऑर्डिनल। तो यूज़ रेशियो स्केल्स एंड व्हेन एब्सोल्यूट कंपैरिजंस लाइक डबल हाफ नीडेड, अवॉइड मिस इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो दैट इज आपके टिप फॉर रिसर्चर्स थे। अब बात करते हैं क्वेश्चनर डिज़ाइन के बारे में। तो क्वेश्चनर डिज़ाइन क्या होता है? क्वेश्चनर डिज़ाइन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्वेश्चंस को ऐसे ड्राफ्ट करते हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम के रेलेवेंट डेटा कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ क्वेश्चनर डिज़ाइन। तो इसका गोल होता है कि हम सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें जिससे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो सकें। अब इसके पर्पस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका पर्पस हो गया क्वेश्चंस क्लियर हो, बायस ना हो इसके अंदर कुछ, और रेलेवेंट हो, वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जो रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टू इंश्योर क्वेश्चंस आर क्लियर, अनबायस्ड एंड रेलेवेंट, तो दैट इज़ की पर्पस ऑफ इट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेप्स, जो इसके पूरे स्टेप्स होते हैं जो कि डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं क्वेश्चनर को।
तो सबसे पहले स्टेप है डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चनियर बनाने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सामने वाले से हमें क्या क्या पूछना है हमें उससे। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि काम ही नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चंस पूरे फ्रेम करने हैं। फ्रेम करने से पहले ये देखना है कि किस चीज़ के बारे में हम उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या हमारा उसके अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो दैट इज़ डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अगर स्टडी का पर्पस कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करना है तो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो गई, सर्विस हो गई और ओवरऑल एक्सपीरियंस के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब उसका यही हो गया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, सर्विस आपको सेटिस्फैक्शन लगी या नहीं, ओवरऑल आपको कितने सेटिस्फाइड हो। तो ये सब इसके रेलेवेंट ही होना चाहिए। ये सब हम तभी पूछ पाएंगे जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का हमने मेजर करना था तो क्वेश्चनियर यही चीज़ें पूछनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह यही पूछना चाहिए उसको। अब स्टेप 2 जो है इसका डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब ये डिसाइड करो कि आपको फैक्चुअल डेटा चाहिए, सामने वाले का कोई ओपिनियन चाहिए, या फिर कुछ एटीट्यूड चाहिए सामने वाले का। अब बात करते हैं इसके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस हेल्प विद डेमोग्राफिक्स, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हेल्प अंडरस्टैंड एटीट्यूड्स। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे एज हो गया, इनकम हो गई, जेंडर हो गई, तो ये सब डेमोग्राफिक डेटा है। तो जैसे आपकी एज क्या है, इसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो ओपिनियन और एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, जैसे कोई चीज़ पसंद है या नहीं, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, उसकी आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो उसको हम पूछ सकते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग से कितने क्वेश्चन। तो इसका तो आंसर आएगा, जस्ट नॉट अ वन वर्ड आंसर बट अ पैराग्राफ लाइक आंसर आएगा इसका। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, चूज़ द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेथड का क्या मतलब है, डिसाइड करो कि क्वेश्चनियर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फेस टू फेस होगा, जैसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर सामने होगा और क्वेश्चन पूछेगा, या फिर टेलीफोनिक होगा, या फिर मेल के थ्रू होगा, या फिर ऑनलाइन सर्वे होगा, या फिर इंटरनेट पे होगा, या गूगल फॉर्म होगा, जैसे भी होगा। तो चूज़ द मेथड। तो सबसे थर्ड स्टेप है मेथड चूज़ करना। अब फोर्थ पॉइंट हो गया डेवलप द क्वेश्चन कंटेंट। जो क्वेश्चन का कंटेंट है, हर क्वेश्चन को केयरफुली ड्राफ्ट करो। तो मतलब हो गया, पहले होगा क्लियर और कंसाइज रहो, ठीक है। तो अवॉइड जार्गन। तो जार्गन जो होता है उसका मतलब कुछ ऐसे क्लियर रहो, अब बाकी फालतू की चीज़ों पे ना मत करो। नेक्स्ट हो गया न्यूट्रल रहना चाहिए। तो क्वेश्चनियर बनाते टाइम हमेशा हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, ये नहीं कि हम अपना कुछ बायसनेस दिखा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद है अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन में दो अलग अलग चीज़ें ना पूछो। जैसे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग कैसी लगी, तो सीधे सीधे हम पहले क्वालिटी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद में पैकेजिंग के बारे में पूछ सकते हैं इन 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हो गया अवॉइड बायस्ड और लोडेड वर्ड्स। जैसे कि आपको कितना अच्छा लगा ये बेस्ट प्रोडक्ट। तो ऐसे इसके अंदर क्लियरली हम दिखा दें कि पहले से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कितना अच्छा लगा हमारा बेस्ट प्रोडक्ट। तो सामने वाला क्या ही कहेगा इसके बारे में, उसका ओपिनियन जो है तो हम इसके अंदर बायस्ड है। तो हम क्लियरली से पूछ सकते हैं आप प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड हो। तो उससे क्या होगा कि बायसनेस नहीं होगी, लोडेड वर्ड्स जो हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा कस्टमर। उसके बाद डिसाइड ऑन क्वेश्चन टाइप। तो मतलब क्या होता है, अब इसको क्वेश्चन टाइप डिफाइन करना, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन हो या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर रिस्पॉन्डेंट अपनी मर्जी से आंसर लिख सकता है। इन डेप्थ ओपिनियन मिलते हैं बट एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल हो गया, आपको इस एग्जांपल में अगर पूछ रहे हैं व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो प्री डिफाइंड आंसर चॉइसेस होते हैं। अब इनका एनालिसिस ईजी होता है। तो आप कितने सेटिस्फाइड हो इस प्रोडक्ट से, तो इसका आंसर जो है, अब इसका आंसर होगा वेरी सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाइड होगा, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड वगैरह, इसी में से आंसर होगा। अब जब हम इसका एनालिसिस करने बैठेंगे तो अगर हम सबको एक नंबर देते हैं, जैसे इसको 1 नंबर देते हैं हम, और उसके बाद सेटिस्फाइड को 2 देते हैं, बाकी सबको ऐसे पूरा नंबर देते हैं हम, तो उससे क्या होगा, लास्ट में हमें सीधा एक नंबर आएगा सबसे, और वो हमको ईजिली मेजर कर पाएंगे। तो उसके अंदर ये होता है कि मेजर एनालिसिस बहुत ईजिली हो जाता है। अब नेक्स्ट हो गया स्टेप 6 डिसाइड ऑन क्वेश्चन सीक्वेंस। तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर जो नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस हो गए तो उनको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे आपकी एज क्या है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हो गया ग्रुप सिमिलर टॉपिक्स टुगेदर, जिससे रिस्पॉन्डेंट कंफ्यूज ना हो। अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो एक साथ ही हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा कोई एक बार हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी बार हम स्टोर के बारे में कर रहे हैं, तीसरी बारी कोई XYZ बात कर रहे हैं, और चौथी बारी दोबारा प्रोडक्ट पे आ रहे हैं।
तो प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन को क्लब कर दो। उसके बाद हो गया सेंसिटिव और पर्सनल क्वेश्चन शुड अपीयर लेटर इन द क्वेश्चन। तो थोड़े सेंसिटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पर्सनल क्वेश्चन हो गए तो वो क्वेश्चन में थोड़ा बाद में आना चाहिए। और यूज़ अ लॉजिकल फ्लो टू अवॉइड कन्फ्यूजिंग रिस्पॉन्डेंट्स। तो उसके अंदर अगर फ्लो एक लॉजिकल होगा तो कन्फ्यूजन थोड़ी कम होगी और जो सामने वाला पर्सन है वो ईजिली क्वेश्चनर को आंसर कर पाएगा। अब स्टेप 7 जो है डिज़ाइन लेआउट एंड अपीयरेंस। तो क्वेश्चनर का लेआउट क्लीन और अनक्लटर होना चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए, फॉन्ट और स्पेसिंग कंसिस्टेंट हो चाहिए ताकि आपको ईजिली रीड हो सके। तो अगर लेआउट मैसी होगा तो रिस्पॉन्डेंट कन्फ्यूज हो जाएगा और आंसर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज डिज़ाइन लेआउट एंड अपीयरेंस। अब स्टेप 8 इज कंडक्ट अ पायलट सर्वे विद स्मॉल ग्रुप। अब पायलट सर्वे का मतलब हो गया क्वेश्चनर को एक स्मॉल ग्रुप में पायलट टेस्ट करो, देखो कि कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग तो नहीं, कोई वर्डिंग प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चनर कंप्लीट करने में, तो पायलट टेस्टिंग के फीडबैक से क्वेश्चनर को रिवाइज करो। पायलट टेस्टिंग मतलब एक बेसिकली डमी सर्वे हम पहले कर लें। अब नेक्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनर, क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले है क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद शॉर्ट एंड फोकस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे रेलेवेंट हो। लॉजिकल सीक्वेंस हो, सीक्वेंस एकदम लॉजिकली होना चाहिए। अवॉइड्स एम्बिग्विटी, अवॉइड्स कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन अवॉइड करें जाने चाहिए। प्रोवाइड्स ईजी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस, अब जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे क्वेश्चन का टाइम वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत कॉम्प्लेक्स ही कुछ हो जाए। वो विजुअली अपीलिंग हो कि सामने वाले को डिज़ाइन से उसके वगैरह वगैरह जो भी हम बनाएंगे जिस तरीके से वो सामने वाले को विजुअली अपीयरिंग हो, विजुअली अपीलिंग हो। ठीक है, तो दैट इज़ आपका क्वेश्चनर डिज़ाइन, तो आपका यही था। अब बात करते हैं सेंसस एंड सर्वे मेथड। तो चलिए देखते हैं सेंसस एंड सर्वे मेथड क्या होता है। तो सेंसस में जो होता है वो सेंसस में प्योर पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, हर एक पर्सन से हर एक पर्सन को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर सेंसस मेथड में। ठीक है, तो सेंसस मेथड क्या होता है, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एवरी सिंगल यूनिट, पर्सन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर एंटायर पॉपुलेशन हो। अब नेशनल पॉपुलेशन सेंसस होता है, लास्ट 2011 में इंडिया में हुआ था सेंसस, तो उस समय पता चला था इंडिया में क्या पॉपुलेशन है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो हर यूनिट को काउंट करते हैं, कोई भी छूटता नहीं है इसके अंदर। अब एक्यूरेसी और कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करता है क्योंकि हर यूनिट इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें, एडवांटेजेस हो गई एक्यूरेसी, हर यूनिट का डेटा कलेक्ट होता है इसलिए डेटा बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल होता है, कोई भी यूनिट इसके अंदर मिस नहीं होता। अब डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, हर यूनिट का डिटेल डेटा मिल जाता है, अब इंडिविजुअल लेवल तक एनालिसिस पॉसिबल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हो गया नो सैम्पलिंग एरर। अब क्योंकि सैम्पलिंग नहीं किया गया तो इसलिए सैम्पल से रिलेटेड एरर नहीं होता। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंसस मेथड, तो उसमें क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली अगर पॉपुलेशन लार्ज है। तो हम जिन लोगों का सर्वे करते हैं अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी। जितने ज़्यादा लोग हैं तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, साथ में उतना ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो बोथ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। देन लॉजिस्टिकली कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करना बहुत टफ होता है, तो उसकी पूरी प्लानिंग हो गई, पूरे रिसोर्सेज हो गए और हमें ट्रेन प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो कि इसको कैरी आउट करेंगे, तो इट इज़ लॉजिस्टिकली वेरी कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं सर्वे मेथड के बारे में। तो सर्वे मेथड क्या होता है, सर्वे में सैंपल के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है जिससे पूरा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो जाए। अब लेट सपोज जैसे हमने कोई भी 1000 रैंडमली लोग उठा लिए, ठीक है, लेट सपोज 1000 रैंडमली लोग हमने उठा लिए सर्वे करके नेशनल वोटिंग ट्रेंड समझने के लिए, तो उससे क्या होता है हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। रैंडम लोग हम चूज़ करेंगे तो बेसिक आइडिया हम ले सकते हैं फॉर द होल पॉपुलेशन, राइट। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके अंदर केयरफुली चोजन सैंपल से डेटा कलेक्ट होता है और स्टैटिस्टिकल मेथड से सैंपल के रिजल्ट होते हैं पूरा पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज किए जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट जनरलाइज फॉर द होल पॉपुलेशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और जैसे 1000 लोगों का हमने किया तो 1000 लोगों की जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है इसके में। अब नेक्स्ट हो गया एडवांटेजेस ऑफ सर्वे मेथड। अब जो सर्वे मेथड होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहली बात होता है लेस एक्सपेंसिव होता है, इन सेंसस के कंपैरिजन में कम कॉस्ट आती है क्योंकि हर एक यूनिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। सेंसस में अगर हम 1 लाख लोगों से कंपेयर कर रहे हैं
तो यहाँ पे हम इसके अंदर इस सर्वे मेथड के अंदर 1000 लोगों से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट भी कम होती है और टाइम भी कम लगता है, दैट इज़ फास्टर, डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड क्विकली, और मैनेजेबल भी होता है। सिंस कम लोग होते हैं तो फिर इट इज़ ईजिली मैनेजेबल। ठीक है, तो फिर ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस क्या होगा सैम्पलिंग का। अब क्योंकि सैम्पल जो है उसका यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि पूरा पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ना करें। अब जैसे मेरे को अगर कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि सभी को उस चीज़ में इंटरेस्ट है। बट अगर हम मेरे मान लो कि 50 रैंडम लोगों में से हमने कुछ चूज़ कर लिया, उनका कोई कॉमन चीज़ आ जाती है कि इन सबको एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरी 5 करोड़ लोगों में से कि सबका, मान लो पूरी दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों को ही बड़े डेटा के अंदर भी यही रिजल्ट आएगा कि ठीक है। तो आप समझ रहे होगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया सैम्पलिंग एरर। अब लेस डिटेल्ड होता है तो हर यूनिट का डेटा नहीं मिलता, तो डिटेल एनालिसिस के अंदर नहीं कर सकते जैसे सेंसस में करते हैं। ओके, तो दैट इज़ आपका ये टॉपिक यहीं पे था। अब आपका लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। तो सैम्पलिंग का मतलब है पूरे पॉपुलेशन से कुछ लोग या आइटम सेलेक्ट करना जिससे हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में एक अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है, अब जैसे वाई सैम्पल स्टडिंग एन एंटायर पॉपुलेशन इज ऑफ्टन टू कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग। अब वेल चोजन सैम्पल कैन प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली। तो एक वेल चोजन सैम्पल हम लेंगे तो फिर काफ़ी एफिशिएंट उससे और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल सकती है। अब सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही समझते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन के हर यूनिट का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, मतलब कोई भी यूनिट रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेटर, लॉटरी मेथड हो गया या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। अब अगर एग्जांपल बताऊं, अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो उनमें से कोई भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मेथड। अब इसके एडवांटेजेस अगर देखें तो सिंपल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है समझने में और अप्लाई करने में। अब इसके अंदर क्या होता है, बायस जो होता है वो कम होता है क्योंकि हर यूनिट का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है सिलेक्ट होने का। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं। तो अगर पॉपुलेशन लार्ज और जोग्राफिकली स्प्रेड आउट है तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे पूरे इंडिया में रैंडमली सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इतना ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है और जोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट है तो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है। ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है। तो पॉपुलेशन लिस्ट से हर यूनिट सिलेक्ट करते हैं, लेकिन शुरू रैंडम पॉइंट से करते हैं। हर मतलब kth यूनिट हो गया या फिर कोई भी x यूनिट हो गई, इसको सिलेक्ट करते हैं और रैंडमली सिलेक्ट करते हैं उसको। रैंडमली सिलेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पहले पॉपुलेशन साइज़ हो गया को सैम्पल साइज से डिवाइड करते हैं, सैम्पलिंग इंटरवल्स निकालते हैं। अब जैसे हमारा n जो है वो हज़ार है, उसके बाद हो गया पॉपुलेशन हमारी मान लो 1000 है। ठीक है, 1000 इज पॉपुलेशन। अब हमारा सैम्पल साइज है जिन लोगों को हम सैम्पल करेंगे दैट इज़ 100। अब 100 में से जो हम डिवाइड करके सैम्पलिंग इंटरवल्स निकालते हैं कि 10 लोगों को हमने इंटरवल निकाल लिए, तो ये क्या होता है, ईजी और क्विक होता है इम्प्लीमेंट करने में। सैम्पल जो होता है वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो दैट इज़ आपके एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस देखें तो ये होते हैं अगर पॉपुलेशन लिस्ट में कोई हिडन पैटर्न है, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग मेल फीमेल, तो बायस हो सकते हैं इसके अंदर। तो कुल इंट्रोड्यूस बायस इफ देयर इज अ हिडन पैटर्नल लिस्ट। अब ठीक है, इसके अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में। तो ये क्या होता है, पहले पॉपुलेशन को होमोजेनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर स्ट्रैटम से रैंडम सैंपल लेते हैं। तो डिवाइड द पॉपुलेशन होमोजेनियस सब ग्रुप्स हो गए एंड रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रैटम। तो बेसिकली पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं, कोई भी ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसमें रैंडमली लोग सिलेक्ट करते हैं। अब कैसे होता है ये, जैसे होता है जेंडर, एज ग्रुप, इनकम लेवल के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड करो, उसके बाद हर ग्रुप को प्रोपोर्शनली या फिर इक्वली सैंपल लो। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल का रेशियो अगर दिल्ली के अंदर 60:40 है तो सैंपल में भी वही रेशियो मेंटेन करो। दैट इज़ हाउ वी डू इट। अब इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सब ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होती है। अब हर सब ग्रुप का एस्टिमेट जो होता है वो एक्यूरेटली होता है।
तो अब जैसे ये हम सब ग्रुप्स हमने डिवाइड किए हुए हैं, एज ग्रुप के बेसिस पे हो गए, इनकम लेवल के हो गए, तो इनका जो ग्रुप है तो इनका जो मेजर जो सब ग्रुप्स है ना ये सब, तो उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होती है और हर ग्रुप का एक एस्टिमेट एक्यूरेट जो होता है वो निकल आता है। अब डिसएडवांटेजेस देखें तो ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इसको डिफाइन करना और मैनेज करने में भी थोड़ी बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। तो पॉपुलेशन को क्लस्टर्स मतलब ज्योग्राफी हो गए या फिर नेचुरल ग्रुप्स हो गए उनमें डिवाइड करते हैं और फिर कुछ क्लस्टर्स रैंडमली सिलेक्ट करके उनमें से हर यूनिट या सैंपल लेते हैं। अब ये कैसे होता है, एग्जांपल होगा स्कूल, विलेजेस और सिटी ब्लॉक्स। मान लो ऐसे 100 विलेज हैं, उनमें से 10 विलेज हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, फिर उन 10 विलेज में सभी या फिर कोई हाउस होल्ड्स हो गए वहाँ पे रैंडमली ऐसे हम वहाँ पे भी हम सर्वे करेंगे। तो दैट इज़ हाउ वी डू क्लस्टर सैम्पलिंग। अब इसके एडवांटेजेस देखें तो लार्ज और जोग्राफिकल डिस्पर्स पॉपुलेशन होती है तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब जब हर यूनिट का लिस्ट बनाना मुश्किल हो तभी प्रैक्टिकल होता है। अब डिसएडवांटेजेस देखें तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से थोड़ा लेस प्रिसाइज होता है। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमने ऊपर पढ़ी तो उससे थोड़ी कम प्रिसाइज होती है इसके अंदर। अब क्लस्टर्स के अंदर लोग जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं तो सैम्पलिंग एरर बढ़ जाती है। अब हम क्योंकि जो एक एरिया में लोग रहते हैं काफ़ी सारे, तो वो थोड़े बहुत उनके सिमिलर थॉट्स होते हैं, सिमिलर काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, सिमिलर हैबिट्स हो गए, सिमिलर वो सब हो गए। और वहीं दूसरे एरिया में हो सकता है कि थोड़ा सा कोई दूर का एरिया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो, तो बट हम उसी एरिया के बेस जज कर रहे हैं तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सैम्पलिंग एरर हो ड्यू टू होमोजीनियलिटी विद इन क्लस्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है। अब ये क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के हर यूनिट का इक्वल चांस नहीं होता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर तो इक्वल चांस होता था, यहाँ पे कोई इक्वल चांस नहीं होता। तो यहाँ सिलेक्शन कन्वीनियंस हो गई या फिर रिसर्चर्स के जजमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें बायस्ड होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन के कंक्लूजन्स जनरलाइज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब जैसे इसके पहले पॉइंट में देखें तो दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये वो टेक्निक है जिसमें रिसर्चर इजीली अवेलेबल और विलिंग रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो कि इजीली उसके पास के अवेलेबल हैं और जो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। तो मतलब जो लोग आसानी से मिल रहे हैं उन्हीं से डाटा कलेक्ट कर लिया। तो मॉल में लोग घूम रहे हैं ऐसे, तो वहाँ से हमने इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब जैसे क्विक और ईजी होता है तो इसके अंदर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम सेव होता है और कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। तो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देखें तो बायस ज़्यादा होता है क्योंकि सैम्पल रैंडमली सिलेक्ट नहीं हुआ होता बल्कि जो कन्वीनियंट मिला है उससे सिलेक्ट कर लिया गया। अब पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि मॉल में से आने वाले लोग हैं वो शायद पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो गाइस अब बात करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में। तो जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है, ये टेक्निक तब यूज़ होती है जब रिसर्चर अपने जजमेंट या एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर डिसाइड करता है कि कौन से यूनिट्स हो गए वो यूज़फुल हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। तो उसका मतलब होगा कि एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना। मान लो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे स्टडी हो रही है तब रिसर्चर उन एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास ज़्यादा नॉलेज हो। और इसके एडवांटेजेस अगर देखें तो एडवांटेजेस हो गए जैसे स्पेसिफिक और रेलेवेंट केसेस पे फोकस करता है तो जिससे डेटा का डेप्थ बढ़ जाता है। अब डिसएडवांटेजेस उसके देखें तो पहला हो गया क्योंकि रिसर्च सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि रिसर्चर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिसर्चर की जजमेंट पे डिपेंड करता है इसलिए बायस भी हो सकता है। अब स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन नहीं होती क्योंकि सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, तो नॉट स्टैटिस्टिकली जनरलाइजेबल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग के बारे में। तो ये टेक्निक में रिसर्चर पॉपुलेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया, इनकम लेवल, और हर कैटेगरी के लिए कोटा फिक्स करता है जैसे कि पॉपुलेशन में उसका प्रोपोर्शन हो। अब इसका मतलब है लेट सपोज अगर 60% पॉपुलेशन जो है 60% फीमेल है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन में 60% फीमेल है तो सैम्पल में भी 60% फीमेल होनी चाहिए। तो ये टेक्निक ये कहती है। अब एडवांटेजेस देखें तो कुछ की ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशंस इंश्योर हो जाती है सैम्पल के अंदर, तो इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं इनकी रिप्रेजेंट हों सैम्पल के अंदर तो वो इंश्योर हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस देखें, कोटास के अंदर सिलेक्शन रैंडम नहीं होता इसलिए बायस आ सकता है। अब जैसे मान लो कि 60% फीमेल कोटा फिक्स हो गया, अब लेकिन रिसर्चर वो फीमेल लोग सिलेक्ट करेगा जो ईजिली मिल जाए या फिर कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने में,
तो यहाँ पे रैंडमनेस जो होती है वो टूट जाती है, क्योंकि हम जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं रैंडमली, क्या पता वो अवेलेबल ही ना हो, तो हम जो हमारी रेंज के अंदर है हम उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो फिर सिलेक्शन विद इन द कोटा इज़ नॉट रैंडम। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में। तो ये तब यूज़ होती है जब रिसर्चर एक यूनिट सेलेक्ट करता है और फिर उस जो पूरी एक यूनिट होती है ना, तो वहाँ का और उस यूनिट से ही और लोग रिकमेंड करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होता है, जैसे एक स्नोबॉल कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। Two existing study subjects recruit future subjects from among their acquaintances, तो that is what snowball sampling is। अब इसके एग्जांपल अगर बताऊं मैं आपको, तो हार्ड टू रीच हो गया, या फिर हिडन पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज़ होती है, जैसे ड्रग यूजर्स हो गए, रिफ्यूजीज हो गए, जो अगर एक ड्रग यूज़र मिला है तो उससे रिसर्च पूछ सकता है कि और ऐसे लोगों को पता है क्या उनको, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो उसके एडवांटेजेस अगर देखें तो डिफ़िकल्ट टू रीच ग्रुप्स के लिए इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये लोग इजीली अवेलेबल नहीं होते और वो ट्रस्ट के थ्रू ही दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवांटेजेस। इसका ये एडवांटेज हो गए। बट और इसका डिसएडवांटेज देखें तो सैम्पल बायस हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने नोन लोगों को ही रेफ़र करेंगे, तो इसलिए वो लोग एक ही सोशल नेटवर्क से हो सकते हैं, तो दैट इज़ इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें तो सैम्पल साइज़ क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन। तो सैम्पल साइज़ होता है वो नंबर है जो बताता है कि आपके सैम्पल में कितने यूनिट्स, जैसे रिस्पॉन्डेंट्स हो गए, आइटम्स हो गए, सब्जेक्ट हो गए, कितने हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर है तो इंपॉर्टेंस सैम्पल साइज़ जितना अप्रोप्रिएट होगा उतना ही रिलायबल होगा और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर सैम्पल साइज़ कम होगा तो आपके रिजल्ट सैम्पलिंग एरर हो जाएंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। ठीक, सैम्पलिंग थोड़ी कम लोगों के पास जाएंगे हम तो हमारा रिजल्ट इतना एक्यूरेट ना आए। अब फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं तो सैम्पल साइज़ को, वो होता है पॉपुलेशन साइज़। तो ये वो है एन, पॉपुलेशन साइज़ हो गया कैपिटल एन, तो ये वो टोटल नंबर है जितने यूनिट्स आपकी स्टडी की पॉपुलेशन के अंदर। तो अगर पॉपुलेशन छोटी हो जैसे 1000 या उससे कम हो तो सैम्पल साइज़ और पॉपुलेशन साइज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अब क्योंकि अगर हम बड़ा सैम्पल लेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल सैम्पल भी लेंगे जैसे 200-300 लोगों को लेंगे और अगर पॉपुलेशन साइज़ 1000 है वहाँ का, तो मतलब हमने 30% पॉपुलेशन तो ऑलरेडी कवर कर ली। बट अगर पॉपुलेशन साइज़ थोड़ी बड़ी हो जैसे 10,000 हो या फिर 1 लाख हो, तो उस केस के अंदर पॉपुलेशन साइज़ का इम्पैक्ट कम हो जाता है। क्योंकि अगर इस बारी हम जैसे एक ग्रुप उठाएंगे, 1000 लोगों का हमने ग्रुप उठा लिया, अब 1000 लोगों से ज़्यादा क्या ही करेंगे, तो अगर 1 लाख लोग हैं वहाँ पे 1000 हैं, तो मतलब 1% लोगों को हमने सैम्पल किया है, वहीं पे बड़ी पॉपुलेशन होती है तो उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि तब पॉपुलेशन साइज़ का इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, तो दैट इज़ पॉपुलेशन साइज़ हो गया। नेक्स्ट हो गया मार्जिन ऑफ एरर। तो इस सैम्पलिंग एरर या प्रिसीजन भी बोलते हैं इसको, फिर सैम्पलिंग एरर होगी, जैसे मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं इसको। तो ये मैक्सिमम डिफरेंस शो करता है जो सैम्पल एस्टिमेट और पॉपुलेशन वैल्यू के बीच जो एक्सेप्टेबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर। तो अगर जैसे आप चाहते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज हो, दैट इज़ मार्जिन ऑफ एरर कम हो, तो आपको ज़्यादा सैम्पल साइज चाहिए होगा। जैसे कि अगर आपने मान लिया कि 5% का मार्जिन ऑफ एरर रहता है, एक सैम्पल साइज लगेगा, वहाँ पे 5% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। तो अगर उससे कम 2% ऑफ मार्जिन हमें चाहिए, 2% मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली 2% गलतियाँ, अगर 5% गलतियाँ मान के चल रहे होंगी, और बट हम कह रहे हैं हमें 5 नहीं, हमें 2% गलतियाँ चाहिए, कम चाहिए, और तो सैम्पल साइज़ को बहुत बड़ा चाहिए होगा, बहुत बड़ा होगा सैम्पल साइज़, तब उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और फिर इससे ये चीज़ कम होगी। अब कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बात करें तो ये बताता है कि कितना सर्टेन है कि सैम्पल एस्टीमेट के अराउंड पॉपुलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे कि वो कॉमन लेवल्स हो गए, 90% हमारा जो है वो एक्यूरेट रहेगा, 95% रहेगा, 99% रहेगा। तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 99% है तो सैम्पल साइज ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एस्टीमेट की कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइडर रेंज कवर करे, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 99% है, मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों पे टेस्ट किया है और हमें, तो उस बेसिस पे हम उसको एक एस्टीमेट निकाल सकते हैं कि हमारा जो है 99% इज़ करेक्ट। अब इसका लास्ट पॉइंट है वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। तो ये बताता है कि पॉपुलेशन कितनी हेट्रोजीनियस है, मतलब कितनी डाइवर्स है, क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताता है। तो अगर पॉपुलेशन जो है वो हाईली डाइवर्स है, जैसे लोगों के ओपिनियन से इनकम लेवल्स हो गए, तो ऐसे इनकम लेवल काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब भी हैं, काफ़ी डाइवर्स ऐसे है, तो आपको बड़ा सैम्पल साइज़ चाहिए होगा। तो हमें बड़ा सैम्पल साइज़ चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हम वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोग पकड़ना उनको ही कर रहे हैं, बल्कि एक लार्जर सैम्पल साइज़ चाहिए होगा ताकि वो वेरिएशन कैप्चर हो सके। अब ऐसे वेरिएबिलिटी को P/Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब P क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ एट्रीब्यूट
फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एस्टिमेट कर रहे हो कि सिर्फ 40% लोग किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो पी होगा 0.4। तो क्यू को कैसे निकालते हैं, तो क्यू क्या होगा 1 माइनस पी। तो हमने 0.4 मान के चला था कि 0.4 लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड है किसी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो 0.4 अगर सेटिस्फाइड है तो क्यू कितना होगा, तो 0.6 हो गया जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो दैट इज़ पी एंड क्यू। तो अगर वेरिएबिलिटी जो हमें होती है वो मैक्सिमम चाहिए, जैसे पी हो गया 0.5 और क्यू हो गया 0.5, तो सैम्पल साइज़ जो होता है वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका यहीं पे आपका सिलेबस यूनिट 3 का यहीं पे एंड होता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जैसे हमने पढ़े थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, सैम्पल साइज, पॉपुलेशन साइज होता है, मार्जिन ऑफ एरर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है एंड वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। तो आपका यूनिट 3 गाइज यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स में भी भेजना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लिंक बताना डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।